हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आज फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। एग्जाम तक आप लोग आप लोगों से इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे और इतने ज़्यादा आप लोगों के पास कंटेंट मटेरियल, इतने क्वेश्चंस होंगे कि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा फील करेंगे और आप लोगों की तैयारी एक दूसरे ही लेवल की होगी। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखिए अच्छे से प्रॉपर। और कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसका PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं या फिर से सेलेक्ट किए जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होते हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं या फिर से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी पूछने की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो आप लोग इसको लेकर के निश्चिंत रहें, आप लोग बस अपनी तैयारी पे फोकस करें और मेरे साथ अगर बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। सैन्य सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सैन्य सभ्यता में नगरीकरण के साक्ष्य मिले हैं। आपातकाल के लिए सिंधु सभ्यता में अनाज का अतिरिक्त भंडारण किया जाता था। सैन्य सभ्यता का व्यापार विदेश के साथ भी होता था। सैन्य सभ्यता अश्व केंद्रित संस्कृति थी। आपको बताना है सैन्य सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता या सैन्य सभ्यता जो है वो अश्व प्रधान सभ्यता नहीं थी। यहाँ पे घोड़े या अश्व के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही, जैसे या एक नगरीकरण या आप कह सकते हैं कि नगरीय सभ्यता थी। आपातकाल के समय अनाजों की अतिरिक्त भंडारण की व्यवस्था भी की गई थी। और यहाँ पे क्या है कि व्यापार, जैसे देश के साथ साथ आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी होता था, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता में अश्व प्रधान जो है वो नहीं थे। ठीक है, वहाँ पे मतलब घोड़े के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा सरल है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। जैन धर्म संसार को सुख मूलक मानता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं रखता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, यह गलत है। जैन धर्म द्वारा भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। ठीक है, और जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा सरल है, ये गलत है। जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म की अपेक्षा ज़्यादा कठिन, ज़्यादा कठोर है। जैन धर्म संसार को सुख मूलक मानता है, ये भी गलत है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं रखता है, ये गलत है। जैन धर्म जो है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों में विश्वास रखता है। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए। नटराज की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? शिव तांडव नृत्य एक बौने की आकृति के ऊपर कर रहे हैं। निचला बायां हाथ मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है। शाश्वत अग्नि विनाश का प्रतीक है। ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू क्रोध का प्रतीक है। आपको बताना है जो नटराज कांस्य मूर्ति है, जो चोल काल में जिसका निर्माण किया गया था, उसमें जो भगवान शिव है उनके बारे में कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊपरी जो दाहिने हाथ में डमरू है वह क्रोध का प्रतीक है। जो नटराज मूर्ति में शिव मतलब भगवान शंकर जो है एक हाथ में दाहिने हाथ में डमरू लिए हैं और उसमें कहा जा रहा है कि वो क्रोध का प्रतीक है, यह गलत है। अन्य तीनों विकल्प जो है नटराज मूर्ति के बारे में सही है। शिव तांडव नृत्य जो है एक बौने की आकृति के ऊपर कर रहे हैं, किसी के ऊपर है, उसके ऊपर वो जो है नृत्य कर रहे हैं। बायां हाथ जो है वो मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है, यह भी सही है। और शाश्वत अग्नि विनाश का प्रतीक है, जो पीछे जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अग्नि जो है प्रज्वलित हो रही है, यह आपके विनाश का प्रतीक है। तो तीनों विकल्प ए बी सी सही है, डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए। इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ देश दिए गए हैं और उसकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो दमिश्क की राजधानी क्या है? दमिश्क कह रहे कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अगर हम बात करें कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, इसकी राजधानी चेंज हुआ था। ठीक है। ओमान की राजधानी है मस्कट। कतर की राजधानी है आपका दोहा और सीरिया की राजधानी है दमिश्क।
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 2 1 क्या है, 3 4 2 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र और अरुण के परिक्रमा की दिशा अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। शुक्र ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं। शुक्र ग्रह एक बाह्य ग्रह है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। कूट के हिसाब से जो है सही आंसर का चयन करना है। 1 और 4, 3, 1 और 2 या केवल 3। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 में क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। इसमें दिया है शुक्र और वरुण के परिक्रमा की जो दिशा है वह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत है, यह सही है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, यह भी सही है। शुक्र के पास 2 उपग्रह हैं, यह गलत है, एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह एक बाह्य ग्रह, ये भी गलत है, क्योंकि शुक्र जो है वह आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है, न कि बाह्य ग्रह के अंतर्गत। ठीक है, तो 3 और 4 गलत है, 1 और 2 जो है वो आपका सही है। निर्वाचन आयुक्तों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनकी सेवा की शर्तें व पदावधि संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनाव का खाका निर्वाचन आयुक्त द्वारा तय किया जाता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 5 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और राजीव कुमार हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। यह अभी वर्तमान में तो चेंज हो गए हैं, तो उस समय इसका आंसर जो था वो डी था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त ये भी शायद चेंज हो गए, बदल गए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ठीक है, और अगर इसकी हम बात करें तो यह 5 अन्य सदस्य इसमें नहीं होते। एक निर्वाचन आयुक्त, एक मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और इसमें 2 सदस्य और होते हैं। ठीक है, 3 सदस्य ही संस्था, न कि 5 सदस्य। ठीक है, और राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनाव का खाका निर्वाचन आयुक्त द्वारा तय किया जाता है, यह गलत है। यह राज्य निर्वाचन आयुक्त जो आयोग जो होता है उसके द्वारा इसे तैयार किया जाता है, न कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा। इनकी सेवा की शर्तों और पदावधि संविधान द्वारा निर्धारित की गई है, ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर था डी था। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। लोकपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी जांच के दायरे में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित मुख्य न्यायाधीश भी आते हैं। इसमें एक अध्यक्ष व अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों में से 25% सदस्य SC और ST महिलाएं होनी चाहिए। SC ST और महिलाओं में से होनी चाहिए कितने, 25% सदस्य। और भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष अमित घोष थे। आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, ये सही है। ठीक है, और यह जो है इसकी जांच के दायरे में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित मुख्य न्यायाधीश आते हैं, यह सही यह गलत है, क्योंकि इसकी जांच में न्यायाधीश का कार्यालय तो आता है हाल ही में एक निर्णय के बाद, लेकिन इसमें जो है प्रधानमंत्री कार्यालय शायद नहीं आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय शायद इसमें कोई एक नहीं आता है। ठीक, तो ये जो है गलत है। और बाकी इसमें 25% सदस्य SC ST महिलाओं में से होते हैं, ये भी गलत है। ठीक, और पहले जो प्रथम लोकपाल थे वो आपके पिनाकी चंद्र घोष थे, ना कि अमिताभ घोष। ठीक, तो इसका जो पूछ रहा है सही आंसर क्या है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 20। ऑप्शन बी जो है इसमें 8 सदस्य होते हैं। भारत सरकार ने जनवरी 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए कार्यों की जांच और उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा पंचायती राज के विकास के लिए सुझाया गया मुख्य प्रावधान क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना, ग्रामीण लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, सरकारी नौकरियों में प्रत्यक्ष भागीदारी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें जो है आपको गलत कथन का चयन करना है। अनुच्छेद 148 से 151 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में कैग के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। कैग की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में किया गया है। कैग की रिपोर्ट भ्रष्टाचार उजागर करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कैग पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण पद की संज्ञा दी थी। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैग की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में किया गया, यह गलत है आपका। ठीक है,
इसका प्रावधान 148 में है, ना कि 149 में। किस चार्टर अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 या फिर चार्टर अधिनियम 1784? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था विलियम बैटिक के शासनकाल में। और पहला जो विधि आयोग का, पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो शायद कौन थे? मैकाले थे, शायद नहीं, मैकाले ही थे। ठीक है, मैकाले को पहले विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था और विलियम बैटिक के समय पहला विधि आयोग आया था चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? कि भारत की जो प्रस्तावना है वो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। यह वक्तव्य किसका है? के.एम. मुंशी का, सर अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर का, जवाहरलाल नेहरू का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, के.एम. मुंशी ने कहा था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? महाधिवक्ता को, अतिरिक्त महाधिवक्ता को, महान न्यायवादी को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महान न्यायवादी को। अच्छा बताइए, महान न्यायवादी का प्रावधान जो है संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 76 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में क्रम से है, वो आपको बताना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभु प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर से सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रस्तावना में कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई है। और बहुत ही मतलब जैसे परीक्षाओं में पूछ भी लेता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, कितने प्रकार की समानता दी गई है। ये क्वेश्चंस एक बार बन चुका है तो आगे भी बन सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। प्रस्तावना में अगर हम लोग बात करें न्याय की तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और 2 प्रकार की क्षमता अर्थात समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, तो ये प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और आगे भी हो सकता है कि पूछे जाएँ। संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत आते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसद की सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा। संविधान का संघीय स्वरूप, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। 1 3 4, 1 2 4, 2 3 4 या उपरोक्त में से सभी। इसमें न्यायालय की स्वतंत्रता आता है, न्यायिक समीक्षा ये भी है, संविधान का संघीय स्वरूप ये भी है, संसद की सर्वोच्चता इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का 1 3 4, 1 3 4। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को कब अनिवार्य किया गया? मतलब उत्तर प्रदेश के जो भी कार्यालय हैं उसमें राजभाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य कब से किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1955, 26 जनवरी 1960 या 26 जनवरी 1968? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1968 से उत्तर प्रदेश में राजभाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था सभी कार्यालयों में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? नोएडा में, मेरठ में, कानपुर में या फिर वाराणसी में? यह है आपके नोएडा शहर में। होली के अवसर पर किए जाने वाले खिचड़ी नृत्य उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? शहरिया जनजाति, बुक्सा, थारू या फिर खैरवार? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ये किया जाता है थारू जनजाति द्वारा। होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति द्वारा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं? जालौन, इटावा, हमीरपुर, मैनपुरी? 1 3, 1 2, 2 3 4 या उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आपके जो जालौन है और इटावा है ये दोनों शहर मध्य प्रदेश की सीमा को टच करता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। पटना पश्चिमी बिहार कहाँ है? पटना पश्चिमी बिहार है आपके एटा जिले में। विजय सागर पश्चिमी बिहार कहाँ पे है? विजय सागर पश्चिमी बिहार है महोबा में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ? यह है आपके ललितपुर में। चंद्रप्रभा है चंदौली में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन
बी 3-2-1-4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग कर दिया था? रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही है, जलियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? मुइदुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया या नसीरुद्दीन को? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन जो है इन्हें चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट या नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से रुपए के अवमूल्यन का कौन सा एक परिणाम नहीं होगा? आयात की कमी, महंगी विदेशी यात्रा, निर्यात में वृद्धि, रेमिटेंस में कमी? इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि रुपये का अवमूल्यन होता है तो रेमिटेंस में कमी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आयात में कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें कुछ खरीदने के लिए, कुछ परचेज करने के लिए अधिक पैसे पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रुपए का जब अवमूल्यन होगा तो पहले $1 के बदले हमको कह सकते हैं कि 50 रुपये के बदले $1 मिलता था। अभी रुपए का अवमूल्यन हो गया, रुपए की वैल्यू कम हो गई है, तो अभी हो सकता है कि हमें $100 के बदले 100 रुपये के बदले $1 मिले। ठीक है, जब 100 रुपये के बदले $1 मिलेगा तो कुछ अगर हमें खरीदना हुआ तो हम तो डॉलर में खरीदेंगे। अगर विदेश से कुछ आयात करना है तो उसके लिए हमें अधिक पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे आयात में कमी आएगी, ये बात सही है। दूसरे, निर्यात में वृद्धि होगी, हाँ ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जो विदेशी निवेशक हैं, विदेशी जो व्यापारी हैं, वो हमारे देश से कुछ खरीदेंगे तो $1 देंगे तो उन्हें $1 के बदले ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और ज़्यादा पैसे मिलेंगे तब वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश से मतलब सामान खरीदेंगे। और तीसरा, महंगी विदेश यात्रा, जाहिर सी बात है विदेश में जाएंगे तो हमारी विदेश यात्रा महंगी होगी। ये तीनों जो है इस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन रेमिटेंस में कमी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पोर्टल भारत का राष्ट्रीय खरीद पोर्टल है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सुविधा हेतु एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल 2, 3, 1, 3 या तीनों? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है इसके बारे में सही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करेंसी जारी करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबीआई के बारे में तीनों विकल्प जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, मांग आधारित मुद्रास्फीति को बढ़ाने में कौन से कारक सहायक हैं? उपभोक्ताओं की मांग, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, कीमत स्तर में वृद्धि, तकनीकी नवाचार? इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4 या उपरोक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 4। मांग आधारित मुद्रास्फीति बढ़ाने में कौन से कारक सहायक होंगे? तो उपभोक्ताओं की मांग, अगर मांग अधिक होगी तो फिर से, और मांग अगर अधिक हुई और उस हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन नहीं हुआ तो उसकी मांग में वृद्धि होगी कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ठीक, क्योंकि उससे जो लेने के लिए उसका मूल्य बढ़ेगा, अधिक पैसे पे करेंगे, तो ये तो कारक है। दूसरा, मुद्रा आपूर्ति में भी, यदि मार्केट में अधिक मुद्रा का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे भी मांग आधारित मुद्रास्फीति बढ़ेगी। कीमत स्तर में अगर वृद्धि हो जाए, कीमत स्तर में अगर वृद्धि होगी तो मान लीजिए कोई किसी सामान का मूल्य अगर ज़्यादा हो गया तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? जैसे अभी वर्तमान समय में हम देखें कि टमाटर जो है 150 रुपये किलो हो गया है। ठीक है, तो लोग ज़्यादा टमाटर खरीद रहे हैं या कम से कम टमाटर खरीद रहे हैं? जिनका काम चल जा रहा है वो तो टमाटर खा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे जैसे लोग हैं उन्हें टमाटर खाए हुए 10 दिन हो गए हैं। ठीक, तो अगर जो कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो हम उस वो जो वस्तु है या जो प्रोडक्ट है उसे खरीदने से बचते हैं, उसे कंज्यूम करने से बचते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कारक जो हैं वो मांग आधारित मुद्रास्फीति को बढ़ाने में सहायक हैं। ठीक है, जबकि तकनीकी नवाचार यह सहायक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 4। जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री,
वाणिज्य मंत्रालय, जीएसटी परिषद या फिर आर्थिक कारक मामलों की कैबिनेट समिति जो सीसीईए है उसके द्वारा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जीएसटी परिषद है, उसी के पास है जीएसटी की विभिन्न दरों से संबंधित निर्णय लेने का अंतिम मतलब निर्णय जो है उसी के पास है, ठीक है, जीएसटी परिषद के पास, जीएसटी काउंसिल के पास। निम्नलिखित में से एशिया प्रशांत व्यापार समझौते में भागीदार देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, जापान, भारत, लाओस। भारत है श्रीलंका, बांग्लादेश, लाओस, सिंगापुर, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड या फिर जापान, मलेशिया, मालदीव, भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और लाओस। यह आपके एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के भागीदार देश हैं। कौन कौन? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और लाओस। इसे याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। जीडीपी तथा जीएनपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। जीडीपी जीएनपी से हमेशा ज़्यादा होता है, जीडीपी जीएनपी से हमेशा कम होता है, जीडीपी जीएनपी के बराबर होगा जब मूल्य ह्रास जीरो होगा, या फिर जीडीपी जीएनपी के बराबर होगा जब विदेशों से प्राप्त आय जीरो होगा। इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीडीपी जीएनपी के बराबर होगा यदि विदेश से जो आय प्राप्त हो रहा है वो जीरो हो जाए। जैसे विदेश, भारत से जो लोग विदेश जाते हैं वो रेमिटेंस के रूप में अपने घर में भेजते हैं, ठीक है, कुछ आय की प्राप्ति होती है। तो अगर या फिर से भारत की जो कंपनियां हैं सॉरी भारत की जो कंपनियां हैं वो भी विदेश में काम करती हैं और लाभांश का एक हिस्सा भारत में टैक्स के रूप में पे करती हैं। अगर ये सभी पैसों के जो स्रोत हैं वो अगर आने बंद हो जाएं या फिर जीरो हो जाएं तो उस कंडीशन में जीडीपी और जीएनपी बराबर हो जाएगा, ठीक है। फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकोमांटा ने किस भारतीय शासक की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? महाराजा रणजीत सिंह की, टीपू सुल्तान की, बाजीराव बल्लाड़ की या फिर हैदर अली की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, महाराजा रणजीत सिंह के साथ तुलना की थी नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकोमांटा ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर द्वारा किया गया था। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह द्वारा किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, एक और दो, दोनों, केवल दो या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन मतलब दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती, रेड शर्ट, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए, लाल कुर्ती या रेड शर्ट आंदोलन, ऑप्शन ए सही है। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? राजा चिल्लैया समिति, सोम समिति, रंगराजन समिति या फिर केलकर समिति? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केलकर समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। धारा 88 में जो आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी केलकर समिति ने, ठीक है, जो धारा 88 में जो प्रावधान किया गया था। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया था या फिर विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था सबसे पहले? अबुल कलाम आज़ाद ने, जेबी कृपलानी ने, गोविंद बल्लभ पंत ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद ने। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, जेबी कृपलानी द्वारा या फिर नरेंद्र देव द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? रज़्मनामा के नाम से? अबुल फजल फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी या फिर अब्दुल रहीम? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अकबर के शासनकाल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उदारवादी स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर भी ले जाने पर बल दे रहे थे। उग्रवादी स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे उग्रवादी रख दीजिए, यहाँ पे उदारवादी रख दीजिए, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे उदारवादी स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर भी ले जाने पर बल दे रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उग्रवादी, अर्थात उग्रवादी स्वदेशी आंदोलन को
बंगाल से बाहर ले जाने पर बल देते थे, जबकि उदारवादी स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। दर्रा दिया गया है और आपके इनकी अवस्थिति दी गई है, तो कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है उससे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जो है यह लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश और कश्मीर को एक दूसरे से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। और बुर्जिला दर्रा जो पाक अधिकृत कश्मीर है और वर्तमान जो कश्मीर है इंडिया का, उन दोनों के मध्य बुर्जिला दर्रा स्थित है भैया, बुर्जिला दर्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट देखिए, मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर, अलास्का, जापान या फिर इटली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप पर स्थित है और हवाई द्वीप जो अमेरिका के नियंत्रण में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अन्य वनों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। भारत में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई सा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तीस्ता नदी सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहलाती है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र का मैदान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मध्य गंगा मैदान में नदियों के निकट समानांतर रूप से स्थित निम्न भूमि को टॉल कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है अर्थात जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र का मैदान अरुणाचल प्रदेश में, यह गलत है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो आपके असम राज्य में है। ठीक है, असम राज्य में है, न कि आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। अधोलिखित में से कौन सा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का घटते क्रम के अनुसार सही क्रम है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथी ऑप्शन डी, नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, फिर है आर्गन, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी सही है। सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आर्गन पाया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कनारी यह ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट यह गर्म जलधारा है। अगुलहास गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है अर्थात कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम्बोल्ट गर्म नहीं ठंडी जलधारा। हम्बोल्ट पेरू की जलधारा को ही हम्बोल्ट जलधारा कहा जाता है और यह जो है ठंडी जलधारा है जो पेरू तट पे प्रवाहित होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का ग्रह नहीं है? बुध, फ्लोरिडा, शुक्र, शनि। फ्लोरिडा जो है कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जलोढ़ मिट्टियाँ सामान्यतः सबसे अधिक उपजाऊ होती हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की अधिकता होती है। इसमें पोटास, चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की अधिकता होती है, गलत है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस जिसे और फिर ये जो है NPK इनकी कमी पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो हैं और पोटास इन सब की कमी पाई जाती है। ठीक है, जबकि इसमें यह खादर मृदा होती है और यह उपजाऊ होती है। इसमें चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट देखिए, सूर्यातप की तीव्रता की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के कारण क्या क्या हैं? सूर्य का अपन्यक्ष पर घूर्णन, सूर्य की किरणों का नति अर्थात नमन कोण। ठीक है, मतलब वह कैसे उसकी किरणें जो है कैसे पड़ती हैं, तिर्यक पड़ती हैं या फिर से सीधी लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, वो बात कर रहा है। दिन की अवधि कितनी है? जैसे होता है ना कि कभी दिन की अवधि 8 घंटे हो जाती है, कभी मतलब दिन बड़ा होता है, कभी दिन छोटा होने लगता है, तो वो भी डिपेंड करता है। स्थल विन्यास मतलब ये कि आपके उच्चावच वो पहाड़ी क्षेत्र है, घाटी वाला क्षेत्र है। ठीक है, समतल भूमि है, समुद्र है, ये भी डिपेंड करता है स्थल विन्यास। वायुमंडल की पारदर्शिता अर्थात आकाश स्वच्छ है या फिर उसमें बादल हैं। तो सूर्यातप की जो तीव्रता है उस पर ये सभी कारक डिपेंड करते हैं सूर्यातप की तीव्रता के लिए। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन,
सूर्य की किरणों का नति या नमन कोण, दिन की अवधि, स्थल का विन्यास और वायुमंडल की पारदर्शिता। ठीक है, तो ये सूर्यातप की तीव्रता को सभी ये प्रभावित करते हैं, सभी कारक प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का प्रमुख घटक है? धरातलीय ओजोन, एक्रोलीन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। अदिश राशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। ये जोड़ के त्रिभुज नियमों का पालन करते हैं। इन्हें सामान्य बीजगणितीय विधि से नहीं जोड़ा जा सकता। ये राशियाँ दिशाहीन होती हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 और 3, 4, 2, 4 या 1 और 4। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, 1 और 4। इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, ये सही है। और ये राशियाँ दिशाहीन होती हैं, ये भी सही है। ठीक है, 3 और 4 जो है यह दोनों गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कथन और कारण दिया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। जब हम धातु की छड़ के एक सिरे को पकड़कर उसके दूसरे सिरे को आग में रखते हैं तो कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा भी उष्ण चालन के कारण गर्म हो जाता है। किसी वस्तु के भिन्न भिन्न भागों का ताप भिन्न भिन्न होने पर उच्च ताप वाले कण अपने संपर्क में रखे निम्न ताप वाले कणों को ऊष्मा प्रदान करते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है? हेरोइन, एट्रोपिन, क्विनीन या फिर मॉर्फिन। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, मॉर्फिन। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। ठीक है, तो और ऐसा नहीं है कि लाइक करने में या शेयर करने में आप लोगों के जो है पैसे लग रहे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों के लिए आपके लिए प्रोडक्टिव है, आपके काम की है, इम्पॉर्टेंट है, तो लाइक तो कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए। और डिसलाइक करने की वजह भी बताइए कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जिससे और भी सुधार जो आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग जो है इसमें और जो चाहिए वो ऐड किया जा सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।